हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब दोस्त। उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए, आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को। ओके। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे आगे क्वेश्चंस बचे थे उनको हम कवर करते हुए चलेंगे अपने सिलेबस की तरफ। ठीक है। तो आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो रेडी हैं आप सभी दोस्त। सबसे पहले लाइक वगैरह कर दीजिएगा वीडियो को, और ट्राई कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर वगैरह कर दीजिए जिनका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का आज का क्या कहता है कि हिंदी इंग्लिश देखिए दोनों में लिखा रहेगा। ठीक है। जो कुछ इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़िएगा, जो भाई हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में पढ़िएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट एन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन टू बी डिसाइडेड पॉलिटिकल फ्यूचर। दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज। देखिए, अगर तो आपको यहाँ पे पता होगा इन्होंने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा है, उसे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के भी नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्या काम था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्यूचर था उसे डिसाइड करना था। उस कमीशन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा मेरे भाइयों? साइमन कमीशन रहेगा। कई बार तो साइमन कमीशन लिखा होता है सीधा सीधा और अगर साइमन कमीशन ना लिखा रहे तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? साइमन कमीशन। तो बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में कि आया कब था। तो 1928 जो है बिल्कुल सही टाइम रहेगा। साइमन कमीशन जो है 1928 में जो है वो आया था। ठीक है। कौन से एक्ट के तहत इसको लाया गया था? 1919 का एक्ट था, और इसके बाद बोला गया था कि 10 साल के बाद आएगा, बट ये 1 साल पहले आ गया। ठीक है। 1928 में आ गया। इसमें क्या था कि स्टडी करनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिलेटेड स्टडी करनी थी इसके रिलेटेड, इसमें साइमन कमीशन में। ठीक है। और इसका हेड कौन था? हेड कौन था? हेडेड बाय जॉन साइमन। नोट्स वगैरह सभी दोस्त बनाते जाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे उससे। ठीक है। बट ये जो कमीशन है, साइमन कमीशन जो है, ये चल नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि उस पार्लियामेंट में कोई भी इंडियन नहीं था, जिसकी वजह से इंडियंस ने जो है अपनी इंसल्ट फील की और इसका जो है वो आप कह सकते हैं विरोध करना शुरू कर दिया था। ठीक है। कौन सा कमीशन? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कह लीजिए या फिर इंडियन साइमन कमीशन कह लीजिए, जो कि 1928 में आया था। इसके सिवा एक और इंपॉर्टेंट बनता है क्रिस्प मिशन, यहाँ पे लिखा गया है। इसकी डेट लिख लीजिए फिलहाल तो 1942। क्रिस्प मिशन कब आया था? 1942 में आया था क्रिस्प मिशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रेजेंट एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लखनऊ इन विच ईयर। नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट नाम से एक पत्र है, ठीक है, जो आता है, वो लखनऊ में आयोजित किया गया था, सम्मेलन प्रस्तुत की गई थी। वो किस वर्ष में जो है नेहरू रिपोर्ट सामने की थी? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में जो है वो सामने आई थी? ठीक है। तो जल्दी से आंसर सभी दोस्त देते जाएंगे। नेहरू रिपोर्ट का सबसे पहले अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको कि इसका मतलब क्या था। इसका मीनिंग था नेहरू रिपोर्ट का कि हमें एक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बनानी है, बट बहुत सारे दलों ने, अलग अलग ने इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया था नेहरू रिपोर्ट को, जिस वजह से वो रिजेक्ट हो गई थी। तो बात करते हैं कब आई थी, तो लिख लीजिए मेरे भाइयों, 15 अगस्त 1928 को जो है नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक है। शिवालय गुप्ता, विलाल, अभी वर्मा, वेलकम है आप सभी दोस्तों का स्ट्रीम में। सर जी अग्निवीर में नंबर आ गया है, थैंक यू सर, आपके चैनल पर पढ़ता था, थैंक यू सर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, और उन सभी बच्चों को भी जिनका सिलेक्शन हो गया है इंडियन आर्मी में, अग्निवीर में। ठीक है। तो आगे जो भी आपका टास्क रहेंगे फिजिकल वगैरह, उनके लिए भी अच्छे से मेहनत कीजिए और फाइनल सिलेक्शन जो है वो लीजिए। और जिन भाइयों के नंबर नहीं आए हैं, किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, घबराने की बात नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, जहाँ पे आपने आराम किया और दूसरे ने मेहनत की और दूसरा आपसे आगे निकल गया है। ठीक है। तो तैयारी कीजिएगा अब आने वाली नेक्स्ट रैली की। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग बोला जाता है ज़्यादातर। ठीक है। तो ये जो है ये किस वर्ष में फॉर्म्ड हुई थी, किस वर्ष में बनाई गई थी? क्लियर है। एक तो आ गया किस वर्ष में बनाई गई थी, तो 1906, ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे हमारा सही रहेगा। और अगर बोला जाए कौन सी जगह पे, तो ढाका में। ढाका कहाँ पे है, किसी भाई को मालूम हो कि ढाका जो है वो किस कंट्री में आता है? अगर आप में से किसी को आंसर्स आते हो तो ट्राई कीजिए कि
साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएं। बिलाल मेरा भी हुआ है, हाँ बिलाल आपका तो मैसेज मैंने देख लिया था, बिलाल का भी हो चुका है सिलेक्शन, बहुत बहुत मुबारक आपको भी। ठीक है, तो ढाका जो है ये बांग्लादेश में रहेगा, कहाँ पे? बांग्लादेश में आएगा ढाका। क्लियर है? चलिए, इसमें जो है मुस्लिम लीग जो है आप कह सकते हैं इसको बनने के पीछे एक वजह और हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी आप कह सकते हैं कि एक टाइप के हिंदू सपोर्टर थे वो कहाँ बिजी थे, वो थे बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था बाय कर्जन, तो वो वहाँ पे थे। तो इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने अपनी ज़रूरत के लिए मुस्लिम लीग बना दी ताकि ये हिंदू मुस्लिम अलग हो सकें और हम वर्ल्ड वार जो 2 आएगा आगे, ठीक है, जहाँ जो भी तब तो नहीं थी वैसे सिचुएशन, जो आगे के युद्ध रहेंगे उनमें आगे इनके काम रहेंगे, उनमें जो है वो इनको अपने काम में ला सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स जो हैं आपके क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट जलियांवाला बाग मैस्कैरेज। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें डेट जो क्या पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे मार्क, ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919, 1919 में ये हुआ था। इसके साथ ही 1919 में एक और आया था, वो क्या आया था? रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट जो है ये भी 1919 में आया था। तो बात की गई है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो उसको जो है उसकी जांच करने के लिए कि ये क्या हुआ था, किसकी गलती थी, कैसे हुआ, वो सब करने के लिए कौन सा कमीशन जो है मेरे भाइयों आया था सामने। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा सही? ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। हंटर कमीशन जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा? हंटर कमीशन। और जो कि कब आया था? 13 अप्रैल, ठीक है, ओ सॉरी 13 अप्रैल को तो वो हुआ था, 1919 में ही आ गया था। इसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हंटर कमीशन याद रखिएगा मेरे भाई आप सभी। तो इसके सिवा हम बात करते हैं ये दूसरे कमीशन जो हैं, इनको भी देख लेते हैं। फॉलोअर कमीशन है सबसे पहले, ये आया था 1898 में। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए जैसे अभी अग्निवीर का रिजल्ट आया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने सिलेक्ट हुए थे। ऑनली मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जीके जीएस ही पढ़ाता हूँ, मैथ्स रीजनिंग की इतनी क्लासेस नहीं करवाता हूँ, फिर भी बच्चों ने जीके जीएस के दम पे बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम जो है वो फोड़ा है। ठीक है, और बताया बच्चों ने कि सर जीके जीएस पे के दम पे ही लेके, क्योंकि 40-40 50-50 नंबर पे सिलेक्शन हुए हैं। और मैं आपको इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर क्लास कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो बात लगा, अगर आप कर रहे हो ना तो पूरी शिद्दत से करो, पूरे मन से करो। जो लिखवा रहा हूँ उनके नोट्स बनाओ, और जब आपका भी एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो उस दिन आप भी इन्हीं की तरह खुश दिखोगे कि हाँ हमारी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फॉलोअर कमीशन के ऊपर आते हैं। तो ये आया था 1908 में आया था। ठीक है, इसका क्या था कि इंडियन करेंसी सिस्टम को इंक्वायर कर रहा था, ये इंक्वायर इंडियन करेंसी सिस्टम। ठीक है, ये इंडियन करेंसी सिस्टम के रिलेटेड था। चैम्सफोर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता था, बहुत सारों में पूछा भी गया है। ये भी 1919 में आया था। चैम्सफोर्ड जो है ये कब आया था? 1919 में आया था। ये क्या करने के लिए आया था? रिव्यू इंडियन गवर्नमेंट वर्क। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का वर्क कि वो किस तरह से काम कर रही है, काम ठीक से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो किसके अंडर चल रही थी? मॉर्ले मिंटो। ठीक है, अंडर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, जो कि 1909 में आया था। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर एक बचता है नीचे हैटॉक मिशन करके, तो ये 1929 में आया था। क्लियर है? ये स्टडी के रिलेटेड था, स्टडी के रिलेटेड इन्होंने सर्वे किया था। एक मिनट, स्टडी रिलेटेड सर्वे था जिसमें कि ग्रोथ जो है वो देखी गई थी कि स्टडी की ग्रोथ जो है वो अच्छी से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। क्लियर है? समझ आ चुका है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर मूवमेंट इज करेक्ट। ये दो पेयर्स दिए हुए हैं, एक तो ये पेयर आ गया आपके सामने, महात्मा गांधी और उसके सामने है क्विट इंडिया मूवमेंट, और दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, उनके सामने दांडी मार्च। बताइए इनमें से किस किस ने कौन सा किया था? क्या महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था? सही है कि गलत है? क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने दांडी मार्च किया था? सही है या गलत है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए ऑप्शंस में। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुले हैं,
सर सब क्लास आरपीएफ सिलेबस की तैयारी करवाओ। बिल्कुल मेरे भाई, पूरे अच्छे से जो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बस आपसे मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो, जी जान से पढ़ो, नोट्स अच्छे से बना लो, रिवीजन अच्छे से करो, ठीक है? हो जाएगा, यकीन रखो बस। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो जो आंदोलन था वे महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और बात करते हैं डांडी मार्च की, तो डांडी मार्च भी जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है? तो दूसरा जो गलत हो जाएगा, पहला जो है हमारा सही रहेगा। तो बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब आया था, ठीक है? तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। फिर दूसरा यहाँ पे डांडी मार्च है, डांडी मार्च है, तो डांडी मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च आया था। मॉडर्न हिस्ट्री की एक चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है इसका रोल, ठीक है? ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, जहाँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको कहीं से देखने से मिलते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो उसमें बाजी मारती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो डेफिनेटली बता दीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे, विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ईयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें क्या किया गया है मेरे भाइयों, इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से जो कौन सा ईयर जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। जैसे गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 1931, साइमन कमीशन पीछे आपको बताया है, चोरी चोरा कांड जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा था, ठीक है? चलिए तो बताते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चोरी चोरा से। तो चोरी चोरा कांड इन्होंने बोला है कि 1922 में हुआ था, क्या ये सही है? चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था, बिल्कुल सही है। चलिए इस पर टिक मार्क कर देते हैं। साइमन कमीशन जो है, अभी आपको पीछे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक बताया है, साइमन कमीशन बिल्कुल सही रहेगा, 1928 में आया था साइमन कमीशन। गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन समझौता जिसे हम कहते हैं मेरे भाइयों, ठीक है, तो ये 1931 में आया था, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ये भी। कौन सा भी? 1931, ये भी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कंप्लीट स्वराज की, जिसे हम पूर्ण स्वराज कहते हैं, तो ये 1926 नहीं रहेगा, ये गलत हो गया यहाँ पे। अगर 26 की जगह 1929 होता तो बिल्कुल सही रहता है, ठीक है? तो कौन सा आंसर सही रहेगा? इन्होंने बोला कि नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं? कंप्लीट स्वराज की बात कर ली जाए, पूर्ण स्वराज की बात कर ली जाए, तो ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था, एट लाहौर में किया गया था। कहाँ किया गया था? लाहौर में जो है मेरे भाई किया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू क्रिस्प प्रपोजल ऑफ 1942। क्रिस्प मिशन जो है उसके रिलेटेड हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें सही है। चलिए सबसे पहले हम सभी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है? इट वॉज सेंट टू इंडिया टू ऑब्टेन इंडियन कॉपरेशन फॉर ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स अगेंस्ट यूएस अग्रेशन। इन्होंने बोला कि क्रिस्प मिशन जो है वो भारत भेजने का एकमात्र ये कारण था कि जो यूएस यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, उसके लिए अगेंस्ट जो वॉर चल रही थी उससे जो है प्रेशर हैंडल करने के लिए, या उसमें आप कह सकते हैं कि इंडियंस की हेल्प लेने के लिए। तो ऐसा कुछ तो था नहीं, यूएस के अगेंस्ट तो बार चल नहीं रही थी। 1942 में क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 था, ठीक है? अगर यहाँ पे यूएस अग्रेशन की जगह वर्ल्ड वॉर 2 दिया होता तो हम इसे सही कह सकते थे। चलिए ये तो ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, इट ऑफर टू रिमूव वेवल हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन्होंने बोला है कि वेवल जो है इस टाइम पीरियड में वाइसरॉय था और उसको हटाने की बात की गई थी। वेवल का टाइम पीरियड की बात की जाए मेरे भाइयों, तो इसका टाइम पीरियड था 1944 से 1947 तक का जो है वेवल का टाइम पीरियड था। और 1942 में यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, 1942 में कौन था? लिन लिथ गो, ठीक है, ये था वाइसरॉय। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी गलत हो गया, दूसरा भी ऑप्शन हम काट देते हैं। तीसरा जो है, इट प्रॉमिस टू प्रोवाइड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर वंस द वॉर वाज ओवर। तीसरे में कहते हैं कि हम जो है आपको क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज दे देंगे, कंप्लीटली आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, आपकी पावर्स आपके पास आ जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद हैंडल करोगे, सब आप हैंडल करोगे जब ये वॉर खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा कभी अंग्रेजों ने कहा अपने मुंह से? ऐसा कभी नहीं कहा अंग्रेजों ने अपने मुंह से, ठीक है? तो ये जो ऑप्शन है ये भी हम एलिमिनेट
कर देंगे। तो पीछे एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया है, डोमिनियन स्टेटस द पावर ऑफ गवर्नर जनरल वुड बी प्रिजर्व्ड। हाँ, इन्होंने ये प्रपोज किया था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो रहेगा और गवर्नर जनरल की पावर जो है वो रिजर्व रहेगी मेरे भाई। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी जहां पे बिल्कुल सही आंसर होता हुआ हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इन्होंने बोला कि इनमें कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेके। ठीक है, कौन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो बात करते हैं पहले, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन इंडियन काउंसिल, ये गलत है। ठीक है, ओ सॉरी ये सही है। ठीक है, इन्होंने बोला नॉट करेक्ट, सही कौन सी नहीं है। इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन एंड लेजिस्लेटर फॉर फर्स्ट टाइम, ये भी सही है। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस डायआर्की एट सेंटर सब्जेक्ट। ठीक है, डायआर्की जहाँ आ गया ये गलत हो जाएगी। डायआर्की में क्या होता है कि ये एक टाइप की गवर्नमेंट होती है जहाँ जॉइंट रूल किया जाता है। ठीक है, जॉइंट रूल जैसे आप एग्जांपल के लिए कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि गठबंधन बोलते हैं ना, गठबंधन वाली सरकार। ठीक है, वैसा आप कह सकते हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार मतलब दो पार्टियां जो हैं वो रूल करती हैं एक जगह पे। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो यही है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द लीडर ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो हुआ था उसमें जो प्रोटेस्ट किया गया था तो उसमें लीडर जो है वो कौन था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो कौन था उसमें लीडर, बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट की। जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, नोट्स वगैरह जो है बनाते जाइएगा, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले ना आप एक चीज़ समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट था क्या। ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, चीज़ों को समझेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज चल रहा है तो बेटर रहेगा। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, इसमें क्या था लिख लीजिए जल्दी से, अगर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए लिख रहा हूँ। पावर टू पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन, टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि भाई पुलिस के पास इतनी पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जो है वो उठा सकती थी और अरेस्ट कर सकती थी। ठीक है, तो ये तो सरासर गलत चीज़ हो जाती ना, कि अगर किसी की कोई गलती नहीं है उसको उठा लिया, पुलिस की मर्जी है भाई, तो ये पावर दी गई थी। तो इसलिए रॉलेट एक्ट जो है इसका विरोध किया गया था, और इसमें लीडर कौन थे, महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। ऑलमोस्ट याद रखिए कि अगर लीडर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए मॉडर्न हिस्ट्री में से कि लीडर कौन थे, तो महात्मा गांधी पे चले जाएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट जो है वो कवर किसने की है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमेन। इन्होंने बोला है कि कौन सा वह एक्ट है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूके जो है, जो ब्रिटेन वाले हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने भारत को दो नए आज़ाद या स्वतंत्र इलाकों में जो है वो डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, बंटवारा जो हुआ था भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था 1947 में, तो वो कौन से एक्ट के अंडर किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन से के अंडर किया था मेरे भाइयों, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो पार्टीशन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, रॉलेट एक्ट पीछे हो चुका है हमारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये तो 1919 पे आता है या 1935 पे आता है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784, इसकी डेट याद रख लीजिए बस, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस आप जो है वो डेट याद रख लीजिए, अगर इन केस पूछा भी जाए तो हम पीछे ना रहें। ठीक है, इसका नाम भी लिख लीजिए, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नाम भी लिख लीजिए, क्यों रिस्क क्यों लेना भाई। ठीक है, अगर आ ही गया, सोचो अगर आ ही गया तो फिर क्या, इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से जाना जाता है, और 1784 जो है इसका टाइम पीरियड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इमीडिएटली फॉलोड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कौन सा मूवमेंट है इमीडिएटली एकदम से जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद लाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी या फिर गदर मूवमेंट।
तो देख लीजिए बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अब देख लीजिए 1905 इसके इर्द गिर्द जो है वो कौन सा आता है। बात करें हम सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की, तो ये 1930 में आता है। सिविल डिसोबीडेंस असहयोग 1930 में। नॉन कोऑपरेशन की बात करें 1920 से लेके 1922 तक जो है नॉन कोऑपरेशन चलता है। स्वदेशी और गदर जो है ये दो बचते हैं। तो गदर की बात करें 1930 में बचता है, और स्वदेशी जो है 1906 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1906 नहीं, 1905, सॉरी माय मिस्टेक, 1905 में। ठीक है, जुलाई में जो है वो पार्टीशन हुआ था। जुलाई में जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और अगस्त में जो है, अगस्त में स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। क्लियर है? डेट्स जो है इसलिए कह रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या चीज़ें करनी है कि डेट्स याद रखनी है, क्योंकि इसमें सब वही खेल है। ठीक है, ईयर्स याद रखिए, डेट याद रखिए बस, और थोड़े बहुत वॉइस राइज या गवर्नर जनरल याद रख लीजिएगा तो बात बन जाएगी हमारी। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी भाई को डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन। महात्मा गांधी जो है वो भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से कब, किस वर्ष को जो है वो भारत लौटे थे? जनवरी में लौटे थे, ये सभी को मालूम है और सभी ऑप्शंस में भी है, बट बात है यहाँ पे कि कौन से ईयर में वापिस आए थे। ठीक है, तो ये आए थे 1915 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन जिन दोस्तों को आंसर्स पता होते हैं ट्राई कीजिए, साथ साथ में जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, और हो सके तो सभी दोस्त जो है वो रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्लास आपको कैसा लगता है। ठीक है, ताकि जो कुछ दूसरे हमारे साथ नए स्टूडेंट्स जो आएंगे उनको भी थोड़ा जो है रिव्यू एक टाइप का मिल सके कि कैसी जो है क्लासेस चल रही हैं और कैसे जो है सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा कर दीजिए, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। चलिए फिर एक और बात करते हैं इसी के ऊपर कि फर्स्ट जो है वो सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ चलाया गया था। फर्स्ट सत्याग्रह, क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था? चंपारण में। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। इसको लेकर जो है ये सत्याग्रह चलाया गया था। इसमें क्या था कि फोर्सफुली जो है वो इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जा रही थी। किसकी? इंडिगो की। इंडिगो क्या चीज़ होता है मेरे भाई? इंडिगो क्या चीज़ होता है? इंडिगो होता है नील। ठीक है, तो नील की जो है जबरदस्ती इनसे खेती करवाई जा रही थी, तो उसको लेके महात्मा गांधी ने जो है जो अपना पहला सत्याग्रह जो है चलाया था। कौन से वर्ष में चलाया था? 1917 जो है 1917 में चलाया था। क्लियर है यहाँ तक? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सभी समझ आ रहे हैं अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात की गई यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार संप्रदाय निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी? संप्रदाय निर्वाचन ना समझें तो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो कब शुरू किया गया था? ठीक है, कौन से एक्ट के अंडर जो है वो शुरू किया गया था? तो ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट। ये हुआ है कहाँ पर रहा? ऑप्शन नंबर ए में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। ठीक है, तो ये उसी के अंडर जो है या उसी के द्वारा आप कह सकते हैं शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय ब्रिटिशर आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? जब बंगाल का विभाजन हो गया मेरे भाइयों 1905 में, आप सभी को पता है बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो जब हो गया उसके बाद होता क्या था कि उनको कोई ना कोई रीज़न तो देना ही पड़ता था कि क्यों हुआ, क्यों किया ऐसा वैसा। तो उन्होंने जो है ऑफिशियल रीज़न जो है वो क्या बताया था कि बंगाल के विभाजन के लेके, क्या उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ चेक करने के लिए किया था, क्या इजी मूवमेंट ऑफ आर्मी के लिए किया था, या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए किया था, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए किया था? देखिए एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए तो कर नहीं सकते। ठीक है, अगर किया भी होगा इन चीज़ों के लिए तो ये खुल के बोल नहीं सकते, ये रीज़न देंगे नहीं। ठीक है, आर्मी की मूवमेंट के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि विभाजन कर दें। अब बात अटकेगी इन दो में। ठीक है, बात अटकेगी किन में? इन दो में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात कर ली जाए ब्रिटिशर्स की, उनको तो हमारी इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं था, वो तो क्या कर रहे थे? इकोनॉमी लूट रहे थे। ठीक है, तो बात करते हैं उन्होंने ऑप्शन जो दिया, जो रीज़न दिया वो दिया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्रेस के लिए रीज़न दिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है,
क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये किसके द्वारा जो है वो चलाया गया था और कौन सी जगह से शुरू किया गया था? आपको मैंने क्या बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने कोई मूवमेंट्स हैं या कुछ भी रिफॉर्म्स हैं वो ऑलमोस्ट पे आप महात्मा गांधी के साथ जा सकते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ जा सकते हैं। और महात्मा गांधी इसमें सही आंसर रहेगा और लोकेशन जो है वो रहेगी कौन सी? बॉम्बे, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था और बॉम्बे से शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट? होम रूल लीग मूवमेंट थी क्या चीज़? सबसे पहले हम इसे समझते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट क्या थी मेरे भाइयों कि इसमें क्या था कि सेल्फ गवर्नमेंट मांगते थे। क्या करते थे? सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। होम रूल लीग में सेल्फ गवर्नमेंट की जो है वो डिमांड की गई थी कि हम भाई अपनी जो गवर्नमेंट है वो खुद चलाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि दो जो है टू होम रूल बन गए थे, ठीक है, टू होम रूल लीग बन गई थी, होम रूल बन गए थे। एक जो है एक बनाया था एनी बेसेंट ने सबसे पहले, ठीक है, और दूसरा बनाया था लोकमान्य तिलक ने। दूसरा किसने बनाया था? लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है ये बना था, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम इसमें ऑप्शंस के कि इसमें क्या था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है, क्या ऐसा कहा गया था होम रूल में कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से? नहीं। डोमिनियन स्टेटस विद इन दी ब्रिटिश एम्पायर, डोमिनियन स्टेटस चाहिए था इनको। बोलते थे कि ब्रिटिश एम्पायर ही कर रखो अपना, चाहे राज तुम ही करो, पर हमें हमारा डोमिनियन स्टेटस दो, हमें हमारा हक दो, हम अपनी सरकार जो है वो खुद चलाएंगे। क्योंकि तुम हमारे बारे में क्या ही अच्छा कर लोगे भाई, तुम बाहर के लोग हो, तुम हम लोगों को कुछ समझते नहीं, उल्टा तुम हमें नीच बोलते हो, तो तुम हमारे भले के लिए क्या करोगे? तो इसलिए हमें अपने लोग जो है गवर्नमेंट में बिठाने पड़ेंगे जो हमारे लोगों के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी डोमिनियन स्टेटस जो है जो चाहते थे, और इसी को डोमिनियन स्टेटस को बोला गया था कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस पाने का एक पहला मूल मंत्र है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मैस्करे ऑफ जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके एकदम से पहले, जहां आप कह सकते हैं अचानक पहले, कौन सी मूवमेंट जो है वो इनमें से हुई थी? चलिए कोई बात नहीं, आपको मैंने क्या बोला था कि डेट्स याद रखिए तो सब हो जाएगा। मान लीजिए आपको नहीं भी पता, फिर भी हम ट्राई करते हैं। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में हुआ था ना, जुलाई में हुआ था, ठीक है, जुलाई में हुआ था 1919 में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ऑप्शन से देख लीजिए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आप सभी को मालूम है 1909, ठीक है। मान लीजिए एल्बर्ट विल आपको नहीं मालूम। गांधी इरविन पैक्ट आपको पीछे बताया 1931 में, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। क्या बताया? 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था, ठीक है। तो ये जो एल्बर्ट वाला है, एल्बर्ट विल है, ये 18 सेंचुरी में आया था, ठीक है, 1883 में आया था ये। तो अब खुद देख लीजिए कि जलियांवाला बाग जो है उसके आसपास जो है वो कौन सा ऑप्शन टिक रहा है, ठीक है। तो पासेज ऑफ रॉलेट एक्ट 1919 जो है बिल्कुल सही रहेगा कि रॉलेट एक्ट जो है ये पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा। ये वो तरीका है कि जिसमें अगर आपको आंसर्स नहीं भी पता है, मान लिया कि आपको इसमें आंसर नहीं पता था बट आपको डेट पता थे, तो आपने डेट्स लिख लिए। अब आपने देख लिया कि हाँ भाई जलियांवाला बाग तो 1919 में होता, तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट वाला ऑप्शन ही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला इमीडिएट पहले उससे, एकदम पहले उससे कौन सा हुआ था, तो 1919 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ हम एलिमिनेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका गठन कब हुआ था, फाउंड कब की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1885 में हुई थी। बात कर ली जाए फाउंडर की, फाउंडर कौन है भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है? क्या राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर हैं? सोनिया गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, कौन है? किसी भाई को आंसर पता हो तो जल्दी से बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर जो है वो कौन है? क्या है कोई ऐसा जिसको पता हो? चलिए मैं लिखता हूँ नाम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, ठीक है। ज़्यादातर ऐसे लिखा होता है, ए ओ ह्यूमे करके लिखा होता है, ठीक है। ये जो है ये फाउंडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट की कि भाई आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? बोमेश चंद्र, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी जो है ये फर्स्ट क्या था? प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिड नॉट accompany महात्मा गांधी व्हेन ही वेंट टू चंपारण इन 1917? महात्मा गांधी ने जब अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, चंपारण वाला, ठीक है, चंपारण वाला महात्मा गांधी ने जब पहला सत्याग्रह शुरू किया था, उसमें किसने कंपनी देने से मना कर दिया था कि भाई हम आपके साथ नहीं आएंगे? ठीक है, 1947 की बात की जा रही है। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो एनी बेसेंट बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने जो है वो मना कर दिया था। चंपारण के मूवमेंट क्यों हुई थी आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इंडिगो की जो है वो खेती करवाई जा रही थी जबरदस्ती उनसे, तो इसलिए महात्मा गांधी ने जो है वो किया था सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट के बाद बात की जा रही है कि लखनऊ पैक्ट जो है, लखनऊ समझौता जो है वो किस किस के बीच में हुआ था? लखनऊ समझौता किस किस के बीच में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए जल्दी से। तो ये हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर। महात्मा गांधी ने जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, आपको पता है। एकमात्र सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेशन लिया था, बाकी और किसी में नहीं लिया था। तो इन्होंने बोला है कि किसके बाद लिया था। आफ्टर यहाँ पे वर्ड देखिए, आप सभी देख पा रहे हैं, आफ्टर मेंशन किया गया है। तो चलिए जल्दी से हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि भाई सेकंड जो है वो कब हुई थी। जल्दी से कोई बच्चा डेट बताएगा कि सेकंड जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जल्दी से किसी बच्चे को मालूम हो? चलिए तो मैं तब तक आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। तो पढ़ता हूं, ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। क्या गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता हुआ था उसको साइन करने के बाद जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी? ठीक है, ओ सॉरी, इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट किया था। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है रिफ्यूजिंग टू होल्ड डायरेक्ट टॉक विद मुस्लिम लीग। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ डायरेक्ट टॉक करने से मना कर दिया था, सीधी बात करने से? बीइंग परमिटेड बाय कांग्रेस, क्या वो कांग्रेस के द्वारा परमिट किए गए थे? रिसीविंग एश्योरेंस दैट इंडिपेंडेंस वाज फास्ट कमिंग, की वो इंश्योर कर रहे थे कि आज़ादी जो है हमें बड़ी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया किसके बाद? गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता हुआ था 1931 में, उसके बाद। ठीक है, 1931 में किया था, उसके बाद किया था। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए। तो बात करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। तो जल्दी से सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। हु वर द प्राइम एक्यूज्ड इन असेंबली बॉम्ब केस दैट टुक प्लेस इन 1929। देखिए 1929 में दिल्ली में एक बॉम्ब केस हुआ था, असेंबली में बॉम्ब फोड़ा गया था। ठीक है, तो उसके लिए मेन एक्यूज जो है वो किसे ठहराया गया था कि किसने जो है ये काम किया है? ठीक है, जल्दी से उधम सिंह और मंगल पांडे की बात कर ली जाए। मंगल पांडे तो आपके आ जाएंगे रिवॉल्ट 1857 के साथ, रिवॉल्ट 1857 के साथ आ जाएंगे। इन्होंने वहाँ पे उनके एक मिलिट्री वाले को मारा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के। उधम सिंह की बात कर ली जाए, इसने मारा था, उधम सिंह ने मारा था डायर को, जनरल डायर को मारा था, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, सूर्य सेन और राम प्रसाद। सूर्य सेन और राम प्रसाद जो है ये चित्तगांव आर्मरी रेड से संबंधित है। ठीक है, आर्मरी रेड की बात होती तो ये दोनों वहाँ पे थे। ठीक है, भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह और बाटुकेश्वर ने इन्होंने असेंबली में जो है वो बॉम्ब फोड़ा था। ठीक है, इनका कुछ नारा था कि बहरे कानों को सुनाई देने के लिए ऐसा धमाका चाहिए होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसा कुछ इसके रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, राम प्रसाद और अशफाकुल्ला। ठीक है, इनका नाम अगर आएगा तो ककोकारी से आएगा, ककोरी कॉन्स्पिरेसी से आएगा। ठीक है, क्लियर? तो आंसर इसमें कौन सा रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे हमारे, आज की क्लास के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर किसी भाई को कोई डाउट बचा हो, कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। उससे पहले छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए सभी दोस्त। क्लास करते हैं आप सभी दोस्त, ट्राई कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर देने की। अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो जब क्लास ख़त्म हो जाता आप जितना भी करते हैं
और रिव्यू जो है वो ज़रूर दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चंस का लेवल वगैरह जो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे हेल्प क्या होगी कि जो दूसरे नए स्टूडेंट्स आएंगे वो एकदम से जो है वो टीचर को नहीं जान पाते कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं। स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, क्योंकि सोर्सेज जो हैं वो बहुत सारे हैं, सोर्सेज बहुत सारे हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ट्राई किया करिए कि कमेंट बॉक्स में रिव्यूज़ दे दीजिएगा कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं तो अच्छा लिखिए, बुरी लग रही हैं बुरा लिखिए, जैसी आपको लग रही है, ठीक है, आप फ्रीली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और ट्राई कीजिए करिए साथ में क्लास को लाइक वगैरह करें, और जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो व्हाट्सएप लिंक नीचे दिया रहेगा, वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ से आप बता सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास ख़त्म हो चुकी है और किसी भाई को कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है। अगर कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अभी वर्मा सर बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास सर, थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दो। और रिवीजन जो है मेरे भाइयों ज़रूर कीजिए, ठीक है, रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही आप कह सकते हैं कि एकमात्र मंत्र है सिलेक्शन की तरफ जाने का। रिवीजन में आलस करते हैं बच्चे और यहीं से पीछे रह जाते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाइयों, दो इजाज़त, मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।